आज मैं कक्षा 7वीं को उनके वसंत पाठ्य पुस्तक का 14वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 14 ये प्रयाग शुक्ल के द्वारा लिखा गया एक निबंध है जिसका शीर्षक है खान पान की बदलती तस्वीर। खान पान यानी हमारा खाना पीना। चलिए आज इस निबंध को हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जानते हैं कि हमारे पूरे भारतवर्ष में, सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, आंतर्जातिक तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अगर देखा जाए तो खान पान में बहुत बदलाव आ गया है। जो परंपरागत हमारे कुछ रीति रिवाज से जुड़े हुए कुछ खान पान थे, उनका चलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लोगों के पास समय कम है, पहले से ज़्यादा वे व्यस्त हैं। घर में जो हाउसवाइफ्स, जो स्त्रियां घर में रहती थी, वे स्त्रियां ही आज ज़्यादातर वर्किंग वुमेन हैं, काम पर जाने लगी हैं स्त्रियां, इसलिए वो भी बहुत व्यस्त रहती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा पेचीदे जो खाने हैं, ऐसे पकवान वो नहीं बना पाती, समय के अभाव से, या फिर खर्च इतना बढ़ गया है, खाने के हर सामान की कीमत इतनी बढ़ गई है कि हर समय हर सामान घर में उपलब्ध होना या उपलब्ध कराना बाज़ार से संभव नहीं होता। इसलिए आज के दौर में, आज के ज़माने में चट जल्दी बनने वाले जो बहुत ही आसान पकवान हैं या खाने हैं, वही घर में ज़्यादातर बनाए जाते हैं। और ज़्यादातर खाना तो बाहर से, होटलों से मंगवाया जाता है, रेस्टोरेंट से मंगवाया जाता है, क्योंकि लोग इतने व्यस्त हैं। और मतलब अब जो संयुक्त परिवार बिखर कर सब लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहने लगे हैं, ठीक है, तो जो इंसान है बहुत अकेला हो गया है। घर को संभालने के लिए भी उसे समय चाहिए, खाना भी बनाना है, काम पर भी जाना है, बच्चों की भी देखभाल करनी है, उनके पढ़ाई की भी देखभाल करनी है। तो हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए खाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा पा रहा है। इसीलिए ज़्यादातर खाना बाहर से मंगवाया जाता है या बहुत ही आसान जो रेसिपी है वही बनाए जाते हैं घर में, ठीक है। और लोग सिर्फ अपनी संस्कृति से जुड़े जो खाने हैं उन्हीं के साथ, उन्हीं के इर्द गिर्द नहीं घूम रहे हैं, बल्कि औरों की संस्कृति या और समुदायों में जो खाना बनता है उन सबको भी चखना या उन सबको भी अपने घर में प्रवेश दिला रहे हैं। आज जो चाइनीज़ नूडल्स हैं वो सबके घर में बनते हैं। दक्षिण भारतीय इडली डोसा सांभर है वो सबके घरों में, उत्तर भारत में भी बनता है, ठीक है। भारत के सभी अंश में लगभग मोमो पाए जाते हैं। तो मिठाइयाँ भी, रसगुल्ला पहले से बंगाल का अपना एक आइटम था खाने का, मिठाई, वो भी हर जगह अब उपलब्ध है। तो इसीलिए खाने के कोई मतलब इस तरह से कोई सीमा रेखा नहीं बंध पाई है। खाना हर जगह, हर तरह का खाना अब मिलने लगा है, चाहे वो मुंबई की पाव भाजी हो या दिल्ली के छोले भटूरे हो या कोई भी ऐसी चीज़, अचार वगैरह, हर जगह हर चीज़ को बनाने का तरीका सब सीख रहे हैं। और सोशल मीडिया के चलते तो अब यूट्यूब वगैरह इतने ज़्यादा खाने के कुछ एप्लीकेशंस इतने ज़्यादा हैं कि अब खाना बनाना या खाना बनाना सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए अब हम इस निबंध को पढ़ते हैं और खान पान की ये जो बदलती हुई तस्वीर है भारतवर्ष में, उसके बारे में ज़रा जानते हैं। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। पिछले 10-15 वर्षों में ही ये बदलाव बहुत ज़्यादा हम लोग देख पाते हैं। इडली डोसा हो, सांभर वड़ा हो या रसम, अब ये केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है, अब ये उत्तर भारत के हर शहर में भी उपलब्ध हैं। और उत्तर भारत की जो ढाबा संस्कृति है
रास्ते के किनारे किनारे हर सड़क पर या नेशनल हाईवे में ढाबा। तो ये ढाबा संस्कृति अब पूरे देश में बहुत ही मशहूर हो गया है, फैल चुका है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय जो दाल रोटी साग वगैरह, ये फैशन, ये स्टाइल आपको हर जगह मिल जाएगा। और फास्ट फूड मतलब जंक फूड, तुरंत मिलने वाला भोजन, इसका चलन तो बड़े शहरों में खूब ज़्यादा बढ़ गया है। इस फास्ट फूड में कौन कौन से आइटम हैं? बर्गर है, नूडल्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं जो बहुत जल्दी बन जाती हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक ये चाइनीज़ नूडल्स वगैरह सीमित थे। कुछ बड़े लोग जो होटलों में, रेस्टोरेंट्स में खाने का अपना सामर्थ्य रख पाते थे, या चाइनीज़ एसोसिएशन से जुड़े थे, या चाइनीज़ कम्युनिटी वाले इलाकों में जाकर वहाँ का खाना खाते थे, बस वही लोग चाइनीज़ आइटम का स्वाद ले पाते थे। पर अब तो संभवतः किसी के लिए भी ये चाइनीज़ नूडल्स वगैरह, मोमो वगैरह ये अजनबी नहीं है, लोग घर पर भी बनाते हैं। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। सिर्फ परिचय ही नहीं, बच्चों को वो तो बनाना भी आता है, क्योंकि वो 2 मिनट में तैयार हो जाता है। ना कोई सब्ज़ी, ना कोई मसाले, बस पानी में डाला, गर्म पानी में, और 2 मिनट पकाया, टेस्ट मेकर मिलाया, हो गया। तो ये बच्चों के लिए बनाना आसान है, पेट भर जाता है जल्दी से। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी भी, यानी अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। पहले नमकीन केवल राजस्थानी लोग बनाते थे, अब तो हर जगह नमकीन बनने और बिकने लगे हैं। और आलू के चिप्स के तो कितने ही पैकेट हम अपने घरों में ले आते हैं, घर में बनता भी है। गुजराती ढोकला या गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। राजस्थानी बीकानेरी भुजिया वगैरह भी। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, बल्कि वे कई शहरों में पहले की तुलना में बहुत अधिक बिकने लगे हैं, उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजन जो हैं, यानी किसी स्थान का जो विशेष व्यंजन है, वहाँ का स्थानीय व्यंजन, लोकल फूड, उसके साथ साथ वो स्थानीय होने के साथ साथ अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन और पकवान भी अब हर क्षेत्र में मिलने लगे हैं। और मध्यवर्गीय जो लोग हैं, मिडिल क्लास, मीडियोकर जो लोग हैं, तो उनके जीवन में भोजन की विविधता आ गई है, यानी वैरायटी। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेज़ी राज तक, यानी जब तक हमारा भारत उपनिवेश था, अंग्रेज़ों का कॉलोनी था, तब तक तो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित था। उन्हीं लोगों ने बेकरी वगैरह का बहुत चलन कर दिया भारतवर्ष में, क्योंकि अंग्रेज़ ब्रेड वगैरह बहुत खाते थे। वह कस्बों तक पहुंच चुकी है। अब ब्रेड सिर्फ शहरों में नहीं या बड़े लोगों के घर में नहीं, बल्कि कस्बों में, गांवों में भी मिलते हैं। और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय लोग इन्हें घर पर खाते हैं, सेक कर खाते हैं, कोई तल कर खाता है, ठीक है, ब्रेड पकोड़ा बनता है, कहीं सैंडविच बन रहे हैं, कहीं टोस्ट हो रहा है, बटर टोस्ट, एग टोस्ट। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित हुई है नई पीढ़ी, यानी न्यू जनरेशन, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में अब बहुत कम जानती है। नई पीढ़ी से पूछो तो पुराने ज़माने के या अपने संस्कृति से जुड़े खाना के नाम उनको पता ही नहीं। उनको फास्ट फूड के नाम पूछो, उनको सब कुछ पता है, पर अपनी संस्कृति या अपने कम्युनिटी, अपने समुदाय से जुड़े जो सांस्कृतिक या स्थानीय व्यंजन हैं, उनका नाम उनको नहीं पता, क्योंकि घर में कम बनता है या उनको खुद को बनाना भी नहीं आता, सीखते भी नहीं, सीखने की इच्छा भी नहीं है। तो ये दरअसल स्थानीय जो व्यंजन हैं, इन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि हम अपनी जो संस्कृति है उनको छोड़कर बाहरी संस्कृति को अपना रहे हैं। हमें बाहरी संस्कृति को अपनाकर भोजन में विविधता या किसी भी चीज़ में विविधता तो ला ही सकते हैं हम, ये अच्छी बात है। ये पक्ष बहुत ही अच्छा है कि हम सिर्फ अपना नहीं बल्कि
दूसरे समुदायों के लोगों का, दूसरे धर्म हो चाहे दूसरे देश हो, दूसरे समुदाय के लोगों का खान पान, रीति रिवाज, ये सब सीख रहे हैं, जान रहे हैं। पर इनको सीखते हुए अगर हम अपना जो लोकल, अपना जो स्थानीय व्यंजन है या अपनी संस्कृति से जुड़े रीति रिवाज है, खान पान है, इनको अगर हम भूले या इनको अगर हम नज़रअंदाज करने लगे तो ये इग्नोरेंस, ये नेग्लिजेंस अच्छा नहीं होगा, ये ठीक नहीं है। तो आज की जो नई पीढ़ी है उनको अपना खाना या अपनी जो स्थानीय व्यंजन है उनके बारे में कुछ नहीं पता। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। अब कुछ ही स्थानीय व्यंजन हैं जो जिनका बहुत ज़्यादा चलन होता है, फिर भी घर में बनता है। बाकी बहुत से व्यंजन तो अब बनते ही नहीं या लोगों को पता ही नहीं उनके बारे में, ऑब्सोलेट हो गए हैं। तो बम्बई की पाव भाजी या दिल्ली के छोले कुलचे, उनकी दुनिया पहले की तुलना में अब बहुत बड़ी हो गई है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है। जानकार ये भी बताते हैं, यानी जो रिसर्च कर रहे हैं इन पर, ऐसे जानकार बताते हैं कि मथुरा के जो पेड़े हैं या आगरा में मिलने वाले जो पेठे हैं, ऐसे नमकीन अब उनमें वो बात नहीं है, यानी उनकी क्वालिटी, उनका गुण जो है वो अब कम होता जा रहा है। जो चीज़ें बची हुई हैं उनकी गुणवत्ता अब उसमें फ़र्क आ रहा है, क्योंकि अब उनको ज़्यादा बनाया नहीं जाता, ज़्यादा लोग उनको खरीदते नहीं हैं, तो इसीलिए बनाने वाला जो है वो भी पूरे मन से उसे नहीं सीखता या नहीं बनाता। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार बहुत से फल है, बहुत से खाद्यान्न हैं, यानी बहुत से सीरियल्स हैं, अनाज वगैरह, जो व्यंजन और पकवान जिनसे बनते थे, पर उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब लोगों को नहीं रह गई। बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं लोग अपने अपने कामों में, अपनी अपनी दुनिया में, कि व्यंजन बनाना, घर में रहकर पकवान बनाना और पकवान के लिए सभी खाद्यान्न और फल वगैरह, साग सब्जी वगैरह लाना, ये उनके लिए अब इन सब चीज़ों की फुर्सत उनको नहीं है। अब जो गृहिणियाँ हैं वो कामकाजी हैं, या तो महिलाएं या गृहिणी हैं, यानी होम मेकर है या ऑफिस गोअर है। तो उन महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, 4 मगज बनाने के लिए सुखाना, फिर खरबूजे के बीजों को छीलना, फिर उनसे कोई ना कोई व्यंजन तैयार करना, अब सब कुछ बहुत असाध्य या दुस्साध्य बन गया है। अब सब कुछ बाजार में बिकता है, वो बाजार से ही ले आती हैं ज़रूरत पड़ने पर। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आ गई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। हम अपना खाना बनाने की हमें फुर्सत नहीं, परंतु विदेशी और दूसरा खाना, दूसरे संस्कृति का खाना हम कितनी तेज़ी से अपना रहे हैं, उनको बनाने की पूरी तरह से लगन, जी जान से मेहनत कर रहे हैं। जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा होती है उनको ज़्यादा पकाते हैं, और जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ों को तो अब हम कभी कभार बनाते हैं, और वो तो बस व्यंजन की पुस्तिकाओं में लिखे ही रहते हैं, उनको कोई ज़्यादा बनाता नहीं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है, शहरी जीवन में जो रैट रेस है, जो कंपटीशन है, उसे देखते हुए ये स्थिति तो एकदम स्वाभाविक ही जान पड़ती है कि ऐसा होना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, कामकाजी हो गई हैं महिलाएं। अब वो गृहिणी नहीं रही कि सारा दिन घर में रहेंगी और हमारे लिए खाना बनाएंगी और नए नए मतलब या पुरानी संस्कृति से जुड़े स्थानीय व्यंजन हमें बनाकर खिलाएंगी। इतना समय उनके पास नहीं रहता। अगर वो गृहिणी भी है तो घर में बैठकर कोई बिजनेस वो करती हैं, व्यापार वगैरह कुछ ना कुछ करती हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसको देखते हुए तो ये सारी परिस्थिति जो है वो स्वाभाविक जान पड़ती है। फिर कमर तोड़ महंगाई भी तो है, इतनी महंगाई है कि कमर टूट जाती है इंसानों की। मध्यम वर्गीय इंसान की तो हद से बाहर चली जाती है। लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित होना पड़ता है। अब उतना ज़्यादा देसी घी, मक्खन, मेवे, तरह तरह की चीज़ों का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है।
और जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, जैसे आमंड, कैश्यू नट, रेजिन, पिस्टैचियो यानी बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, इन सबको मेवा कहा जाता है, ड्राई फ्रूट्स। तो जिन व्यंजनों में ये मेवे पड़ते हैं उन्हें बनाने या पकाने के बारे में भला कोई आम आदमी कैसे सोच सकता है? वो 4 बार सोचेगा कि इन सब चीज़ों को खरीदना पड़ेगा, कितना सारा पैसा लग जाएगा खरीदने में। तो खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। सकारात्मक यानी पॉजिटिव, सकारात्मक पक्ष है, ठीक है, और नकारात्मक यानी नेगेटिव। अब तक हमने कुछ मतलब पॉजिटिव के बारे में नहीं पढ़ा, चलिए अब थोड़े पॉजिटिव क्या क्या पक्ष हैं वो देखते हैं। सकारात्मक पक्ष, गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हो जाती हैं। मतलब अब सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, सोशल मीडिया है, ठीक है, सबके फ़ोन में इंटरनेट की सुविधा है। तो जो भी घर की गृहिणी है या फिर कामकाजी महिला है, सभी लोग जल्दी तैयार होने वाले जो व्यंजन हैं उनको बनाने की विधि वगैरह जान लेते हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला। सुयोग मिलना मतलब अपॉर्चुनिटी मिलना, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। निखालिस यानी शुद्ध रूप में, यानी अगर आपको कहीं टीवी पर या यूट्यूब में व्यंजन की रेसिपी बनाने की जो प्रक्रिया है वो मिल भी जाती है, पर आपको उसका शुद्ध रूप नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग अपने तरीके से बस बना देते हैं। पर जो वहाँ का ऑथेंटिसिटी जो है वो आपको तभी मिलेगा जब जिस जगह का खाना आप खा रहे हैं उस जगह से जुड़े लोग अगर आपको उस खाना बनाने की सच्ची प्रक्रिया, एकदम ठीक प्रक्रिया आपको बताएं। तो आज़ादी मिलने के बाद हमारे देश में उद्योग धंधे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, नौकरियों, ये सब बहुत ज़्यादा तेज़ तरीके से उन्नति होती गई देश की। लोगों को नौकरियां मिलती गई और नौकरियों में तबादले भी होते गए। तबादला होना मतलब स्थानांतरण हो जाना, अचानक से किसी का ट्रांसफ़र हो जाना, तबादला, ठीक है। नौकरियों और तबादलों का जो ये नया विस्तार हुआ है उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची। अब उत्तर भारत का कोई लड़का दक्षिण भारत में जाकर नौकरी कर रहा है, या दक्षिण भारतीय कोई लड़का बंगाल में या उड़ीसा में नौकरी कर रहा है, ठीक है। राजस्थान का कोई लड़का अचानक से जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है, तबादला हुआ है उसका, तो अपने साथ वो अपनी संस्कृति, अपना खान पान सब कुछ ले जाता है। और फिर वहाँ के लोग भी धीरे धीरे, अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है, कोई होटल खोल रहा है और अपना स्थानीय व्यंजन उस होटल में बनाता है और फिर वहाँ के लोग उसको खाने लगते हैं, उसको अच्छा लगता है, फिर वहाँ के लोगों में वो खाना, वो व्यंजन मशहूर हो जाता है। तो उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुँच गई और फैल गई। बड़े शहरों के जो मध्यम वर्गीय स्कूल हैं, उन स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों ने टिफ़िन के डिब्बे खोलते हैं, बच्चे अपने अपने घरों से जो टिफ़िन लाते हैं उनको खोलते हैं, तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा शहर है जहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे ऑफिसेज हैं, कंपनीज़ हैं, जैसे कि बेंगलोर। वहाँ मिक्स्ड कल्चर हो जाता है, क्योंकि पूरे देश से काफ़ी बड़े बड़े लोग, काफ़ी जो मतलब नौकरीशुदा लोग हैं वो बेंगलोर में जाके शिफ्ट हो जाते हैं। फिर उनके बच्चे वहाँ के स्कूलों में पढ़ने लगते हैं। कोई बंगाली है, कोई मद्रासी है, वहाँ का ही कोई लोकल है, कोई गुजराती है, कोई मुंबई का है, पुणे का है, ठीक है, कोई राजस्थानी है, कोई पंजाबी है, तो इस तरह से कोई मध्य प्रदेश का है। तो इस तरह से बच्चे जब स्कूल में टिफ़िन खोलते हैं तो उनके माता पिता जो खाना खाते हैं वही तो बच्चों को भेजेंगे। तो विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू से पूरी कक्षा महक उठती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। फिर बच्चे एक दूसरे का टिफ़िन शेयर करते हैं, ठीक है, मिल बांट कर खाते हैं। तो इससे खान पान के बारे में हम जान जाते हैं, खाने के व्यंजनों के नाम जान लेते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल जाएंगे।
इससे क्या है, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी हमारे राष्ट्र में कितने सारे समुदाय हैं, कितनी सारी संस्कृतियां हैं, पर उनका खाना जब एक साथ सबका खाना मतलब सब लोग एक दूसरे के खाने को जानने की कोशिश करते हैं, तो इससे भी राष्ट्रीय एकता बढ़ती है। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली यानी उनके बानी, भाषा और वेशभूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे। सिर्फ खान पान को जानने से किसी संस्कृति को पूरी तरह से जानना नहीं होता, हमें उनकी भाषा, बोलचाल और वेशभूषा पर भी ध्यान देना होगा जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी करना ज़रूरी है, क्योंकि जिन्हें हम अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ गया है। एथनिक यानी स्थानीय, एकदम ऑथेंटिक, हमारा अपना स्थानीय व्यंजन, उनको भी अब पुनरुद्धार की ज़रूरत है ताकि वो पूरी तरह से विलुप्त ना हो जाए, एक्सटिंक्ट ना हो जाए। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 तारा होटलों में प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 तारा होटल यानी 5 स्टार होटल्स में कभी कभी ये स्थानीय व्यंजन बनते हैं, शेफ्स बनाते हैं, पर वहाँ तक हमारी पहुँच या मध्यम वर्गीय लोगों की पहुँच नहीं है। तो 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते हैं, पर घरों और बाज़ारों से गायब हो गए हैं। तो ये एक दुर्भाग्य है हमारा। अच्छी तरह बनाई और पकाई गई जो पूड़ियाँ हैं, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ, समोसे, अब तो बाज़ार से ये लोग गायब ही होते जा रहे हैं। मौसम की सब्जियाँ, मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे, आजकल वो समोसे मिलते ही नहीं जिसमें हर मौसम के समोसे में हर मौसम की सब्जी होगी। जैसे सर्दियों में समोसे में फूल गोभी ज़रूर होगी, शिमला मिर्च होगा। ऐसे पकौड़ियाँ या समोसे अब नहीं बिकते। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी काफ़ी दुर्गति हो रही है, यानी उनकी गुणवत्ता में भी फर्क आ गया है। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, यानी साधारण रूप में पाई जाती थी, उन्हें हम खास दुकानों में हमें तलाशना होगा। ये भी एक कड़वा सच है, ठीक है, बिटर ट्रूथ, कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते हमने खुद अपने ही स्थानीय व्यंजनों को छोड़ दिया और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं हैं। हमने अपनी स्थानीय व्यंजनों को पूरी तरह से त्याग दिया और पश्चिम की नकल उतारने लगे, यानी वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लगे। वहाँ का स्वाद, वहाँ का जो भी मतलब रेसिपी है, व्यंजन है, वो हमारे स्वाद या हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल ठीक नहीं है, पर उसके उपरांत भी हमने उसको अपनाया। हो ये भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सब नकारात्मक पक्ष हैं, यानी नेगेटिव एस्पेक्ट्स। तो अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं एक प्लेट में, है ना। हम जब भी किसी फंक्शन में या पार्टी में या किसी इनविटेशन में निमंत्रण में जाते हैं, प्रीति भोज होता है, वहाँ पर कोई ना कोई फीस्ट होता है, तो एक ही प्लेट में ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं। अब हर चीज़ का अलग अलग स्वाद हम तब नहीं ले पाते। सारी चीज़ें, सारा स्वाद जो है वो गड्ढ-मड्ढ हो जाता है, मिल जाता है, घुल मिल जाता है। तो खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं, यानी हर संस्कृति से हम कुछ जो पौष्टिक है, स्वास्थ्य के लिए मतलब जो हानिकारक नहीं है, ऐसे जो व्यंजन हैं उन्हीं को हम अपनाएं और अपने जो स्थानीय व्यंजनों को भी पुनरुद्धार करें, उनको भी बनाएं घर पर, उनको विलुप्त होने ना दें। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं, जबकि एक ही प्लेट में तरह तरह के व्यंजनों को अगर हम एक साथ खाने की कोशिश करेंगे तो किसी का भी अलग अलग से विशेष खास तौर से जो स्वाद है वो नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए खान पान की जो मिश्रित और विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है। ये जो खान पान की विविधता आई है हमारे देश में, हमारे पूरे भारतवर्ष में, इसमें और ज़्यादा विकास होगा, और ज़्यादा विकास। उसे तरह तरह से हमें जांचने की ज़रूरत है।
ठीक है, यूं ही किसी भी संस्कृति या उसके खान पान को अपनाना सही नहीं होगा। हमें देखना होगा उसका स्वाद, उसका मतलब जो भी है उसकी गुणवत्ता ठीक है कि नहीं, वो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है कि नहीं। तो आप लोग इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्ते।